धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और साथ ही रूस का भी जिक्र करते हैं, बांग्लादेश का भी जिक्र करते हैं, और अमेरिका में जो चुनाव की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी है उस पर भी तबसरा तस्करा चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत बांग्लादेश से जुड़ी खबरों के साथ कर लेते हैं। पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ और उनके 6 मंत्रियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। इसे कैसे देखें? क्या उनको डराने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश वापस ना लौटें, या मुकदमा दर्ज करके उनको वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उनको सजा दी जा सके? वापसी तो खैर नहीं होगा, इस हालात में ये नहीं जाएंगी और भारत इनको जबरदस्ती नहीं भेजेगा। इस तरह के प्रत्यार्पण नहीं होगा, नहीं तो भारत की सरकार के लिए भी बड़ी बेइज्जती सी बात होगी। हाँ, यह जो है एक ग्रॉसर कहते हैं, यानी जो ग्रॉसरी का सामान बेचता था, वह क्रॉस कर रहा था कहीं और उस समय गोली चली और उसको मर गया, और उसी पर हंगामा काफ़ी विस्फोटक हो गया पूरे बांग्लादेश में। और कहते हैं कि इसमें उसके बाद यह कार्रवाई शुरू हुई, जबकि शेख हसीना ने, जब प्रधानमंत्री थी, उन्होंने आदेश दिया पुलिस को कि सख्ती बरतें इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, और इसलिए वही इसमें पूरी की पूरी जिम्मेवार हैं। उनके होम मिनिस्टर का भी नाम लिया गया है और 4 अन्य लोगों का भी, या 5 अन्य लोगों का भी नाम दिया गया है। तो यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई तुम वापस बांग्लादेश मत आओ, यहाँ आने की बात छोड़ दो, चाहे तुम हो चाहे तुम्हारा बेटा हो। और जहां तक अन्य लोगों की बात है, अवामी लीग के दिन अब लद गए, गुजर गए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये, भले ही उम्र के हिसाब से ना कुछ दौड़ भाग कर सके, लेकिन इनकी पार्टी अवामी लीग कहीं से ध्वस्त होने को तैयार है। उस समय से ये लोग लड़ रहे हैं जब देश स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, देश के स्वतंत्रता के समय लड़ा था। शेख मुजीबुर रहमान की जब हत्या कर दी गई थी और इनके परिवार के अन्य लोगों को, ये बाहर में रही थी 10 साल के आसपास, वापस लौटी थी और फिर चुनाव जीती थी। तो देखते हैं क्या होता है। जी, क्या ये शुरुआत है मुकदमे दर्ज होने की? क्योंकि वहां पर लोग तो बहुत सारे मारे गए हैं और सबके सब लोगों के मरने की जिम्मेदारी सरकार पर, वहां की सेना पर डाली जा रही है। क्या सारे मुकदमे शेख हसीना पर होंगे, या अलग अलग मुकदमे सेना के अधिकारियों कर्मचारियों पर भी होंगे? वैसे लोगों के खिलाफ होगा जो शेख हसीना के साथ है, चाहे उनके होम मिनिस्टर हो, पुलिस अधिकारी हो। इसमें एक पुलिस अधिकारी भी है जो 6 हैं उसमें से, या बांग्लादेश के वैसे सैन्य अधिकारी हो जिन्होंने इस तरह काम किए हैं। आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जो भी कार्रवाई होनी थी उसको भीड़ के कारण बंद कर दिया गया, और अब छोटे छोटे कोर्ट तो निश्चित रूप से करेंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि इसकी खोजबीन करें और शेख हसीना को वापस लाने की कोशिश करें ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। जी, शेख हसीना के वालिद हैं, यानी कि पिताजी हैं, शेख मुजीबुर रहमान, जो संस्थापक माने जा सकते हैं एक तरीके से, उनको भी राष्ट्रपिता कहा जाता है। मूर्तियां उनकी सब तोड़ दी गई हैं। युद्ध मेमोरियल जो बना हुआ था वो भी ध्वस्त कर दिया गया। अब 15 अगस्त को उनकी बरसी मनाई जाती थी, लेकिन इस बार नहीं मनाई जाएगी। सरकार ने छुट्टी रद्द कर दी है। यह भी अजीबो-गरीब चीज़ है। यह नई सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है कि बड़ी प्रजातांत्रिक है और जनता की आवाज़ से इनको प्रधानमंत्री या प्रमुख बनाया गया। उनके जितने भी मंत्रिमंडल में शामिल हैं, अमेरिका ने भी हाँ कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ इनकी कोशिश है देश की आज़ादी की बात को नकार देना, यानी पहले की जो भी लोगों ने काम किया उसको नकार देना। भारत में भी यही हो रहा है कि देश की आज़ादी में भला कांग्रेस का क्या रोल है, वहीं पे उस तरह से उनका क्या रोल है। हो सकता है भारत की ये कोशिश करें कि भारत ने जबरदस्ती तोड़ दिया पाकिस्तान को, अगला उनका कदम यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान से मिले। हालांकि वह दूर की बात है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर में जनता है, उनको पाकिस्तान के प्रति काफ़ी नफरत है, जिस ढंग का 1971 में उसके आसपास हुआ था। तो अभी शेख मुजीबुर रहमान की बरसी के ऊपर बंद करने का यही है कि पुराने से नाता तोड़े और एक नया मतलब स्टोरी बनाया जाए, हिस्ट्री बनाया जाए, पूरी एक नई कहानी इनकी दी जाए, जैसे भारत में भी किया जा रहा है, दुनिया के अन्य देशों में किया जा रहा है। यूएसएसआर टूटने के बाद सब देख लें कि जितने भी देश 15-16 जो अलग हुए हैं, वह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जर्मनी के नाजीज जो थे वो बड़े अच्छे लोग थे, वो तो हमें स्वतंत्र करना आए थे। ये यूएसएसआर के जो रेड फोर्सेज हैं, जर्मनी को हरा दिया, ये लोग वास्तव में दुष्ट थे। तो इसी के तहत ये कार्रवाई चल रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। जी,
वैसे एक पगला सा मंत्री जैसे हमारे यहाँ गिरिराज सिंह टाइप के लोग हैं, वहां पे भी है, वो कह रहा है कि जो बंगाल भारत का है उसे भी ये बांग्लादेश में मिला देना चाहिए, यानी कि ग्रेटर बांग्लादेश बन जाना चाहिए। ग्रेटर बांग्लादेश क्या, ग्रेटर भारत की तो कल्पना है ही है। तुम आके हमारे में मिल जाओ, हमारे यहाँ उस ढंग से कहें, ठीक है अभी की सरकार फासीवादी सरकार या उस तरह की उसमें प्रवृत्तियां हैं, लेकिन यदि भारत को यदि वापस मिलता है, लौटता है, एक सही में डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है, तो जो भारत में तुम्हें आज़ादी मिलेगी, अभी नहीं, जो मतलब आगे आने वाले में, वह तुम्हारे उस बांग्लादेश में नहीं है। तो बंगाल क्या जाना चाहेगा उसमें? बंगाल के लोग जाना चाहेंगे? यदि तुम्हारे लोग आते हैं तो मिल जाओ। और जहां तक देशों की बाउंड्री की बात है, टूटने जुटने की बात है, या पिछले 400-500 भी वर्ष नहीं हुए इनके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए हैं, देश की कल्पनाएं हुई हैं, कई जगह जुड़े हैं, कई जगह टूटे हैं, नए देश बने हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बांग्लादेश बने या पूरे भारत में बने या एक भारत एक उप महाद्वीप के रूप में बने जिसमें छोटे छोटे देश राज्यों को उस तरह की स्वतंत्रता मिले जैसे यूएसएसआर के अन्य वहां ओब्लास्ट राज्यों को था, जिस जनता चाहे तो हर हालात में वह संभव है और होना भी चाहिए। जी चलिए देखते हैं कहानी कहाँ बदलती है। अगला अपडेट शेख हसीना के हवाले से है। देश छोड़कर भागने के बाद उन्होंने पहली बार सामने आकर कुछ बोला है, कई सारी बातें की हैं, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूं सिर्फ 15 अगस्त पर। उन्होंने कहा शोक दिवस मनाना चाहिए, आतंकियों की वहां पर एक तरीके से हुकूमत आ गई, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। उनके इस स्टेटमेंट को क्या उसके बाद ये आया है कि वहां की सरकार ने कहा कि अगर वो इंडिया में रह रही है हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कंफर्ट महसूस कर रही है, ये मानूं मैं? धीमे धीमे हादसे से तो बाहर आ गई है। कल या परसों स्टेटमेंट दिया हो या ना दिया हो, जिसको इनके बेटे ने ही खारिज कर दिया, और कल या आज सुबह सुबह उनके बेटे ने ही इनके इस स्टेटमेंट को ट्विटर पे डाला, यानी वह ऑफिशियल हो गया। तो इसलिए इस हादसे से बाहर आने के बाद से अब सोचना इन्होंने शुरू किया है कि कहाँ गलतियां हुई है, कहाँ से काउंटर अटैक करें। ये हारने वाली नहीं है, ये दोनों महिलाएं जो है बांग्लादेश की, दोनों हारने वाली, हार मानने वाली नहीं है। और इनका जो भी चरित्र रहा है बांग्लादेश के लिए, जो भी इन्होंने किया है, हालांकि ये कहीं से भी समाजवादी सोच इनकी पार्टी, चाहे अवामी लीग हो या बांग्लादेश नेशनल पार्टी हो, उसमें नहीं है। और इसलिए इन्होंने काउंटर अटैक समय रहते ही शुरुआत कर दी है। इनके ऊपर एफआईआर आया है और इनके तरफ से ये चीज़ें आई, तो ये चीज़ें होंगी। और बांग्लादेश की जनता को बताने की कोशिश की जा रही है कि अभी जो नई सरकार आई है, ना वो चुनाव के द्वारा आई है, ना ही किसी ठीक। और अन्य संवैधानिक तरीके से आई है, बल्कि जी। आतंकवादी तरीके से आई है। जी ढाका के ढाकेश्वरी देवी मंदिर पहुंचे हैं यहाँ के मुख्य सलाहकार, जिन्हें एक प्रधानमंत्री के तौर पे भी हम कह सकते हैं, डॉक्टर मोहम्मद यूनिस, और हिंदू कम्युनिटी के लोगों से उन्होंने बात की है। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, इनकी पूरी कोशिश है कि वहां जनता को शांत करें, और जो नई जनता जो सामने आई है, खासकर विद्यार्थी, छात्र, मजदूर वर्ग जो सामने आया है, वह वास्तव में लड़े। उनको यह नहीं पता है कि इसमें अमेरिका का हाथ है कि नहीं है। उनको यह नजर आ रहा था कि जो भी वहां रिजर्वेशन था नौकरी में, गलत था, बाकी लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा था, और जो समस्याएं से ये लोग जूझ रहे थे उनका कोई निदान इन्हें नजर नहीं आया, और यह जब हंगामा हो तो उसमें शामिल हुए। और आज वही लोग फिर से कोशिश कर रहे हैं सत्ता को यदि जमीनी स्तर पर देखें, आर्मी अलग है, पुलिस अब धीमे धीमे आना शुरू किया है, यानी वहां का ट्रैफिक हो या जो भी व्यवस्थाएं हो, यही लोग सुधार रहे हैं। और यह भी मोहम्मद यूनिस उन्हीं का फायदा उठाकर अपने पक्ष में ला रहे हैं और कह रहे हैं कि दोस्तों, आप लोगों ने इतने बड़े काम किए, उस राक्षस को हटाया। राक्षस मतलब अभी जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनको राक्षस राक्षसी बोल रहे हैं, उनको हटाया, अब हमें कुछ मौका दीजिए। आप लोगों ने मुझे बिठाया, अब इन लोगों ने बिठाया ना बिठाया अलग बात है, लेकिन करें, आप लोगों ने मुझे बिठाया, यहाँ की व्यवस्था को आप संभाल सकते हैं, ट्रैफिक संभाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, यह जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हो रहा है उसे क्यों नहीं रोक सकते हैं? आप उसे भी रोकिए। और अल्पसंख्यकों से भी गुहार कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, बुद्धिस्ट हो, कि भाई अब कुछ दिन हमें मौका दीजिए, फिर उसके बाद से क्रिटिसाइज कीजिएगा। अभी तो हमने सत्ता ली है, हम सब मिला के बांग्लादेश को एक आगे एक प्रजातांत्रिक देश में परिवर्तित करते हैं, और यहाँ पर जैसे हमें हक है वैसे ही आपका भी हक है, सबको बराबर का हक है, किसी को मारपीट नहीं होना चाहिए। बातें तो अच्छी कह रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए अब दूसरी खबरों का रुख करते हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा अपडेट मुझे लगता है वो ये है कि चुनाव के दौरान आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जाकर कन्याकुमारी में 45 घंटे तक एकांतवास में बैठ गए थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि उस बैठने को प्रधानमंत्री ऑफिस जो है वो कैसे रिकॉर्ड में दर्ज करेगा?
वो तो उसने कह दिया या इनके बाकी लोग हैं। एक्चुअली इस तरह के डिबेट्स में आम जनता को समझना चाहिए कि इसका मकसद क्या है। आप इसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, छुट्टी पर थे या ड्यूटी पर थे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। दोनों जो है एक ही सिक्का के दो रूप है। यह 45 दिन दिखाने की बात हो रही है, चूंकि वह मसला खत्म हो गया था। फिर से एक और मतलब नैरेटिव लाया जा रहा है कि 45 घंटे तक वहां पे वो शासन में थे और ध्यान मग्न थे। 45 घंटे में वो क्या किया क्या नहीं किया हमें कुछ नहीं पता, उसका वीडियो भी नहीं पता है। और उसकी फोटोग्राफी पूरी जबरदस्त ढंग से हो रही है, पूरे हो रही है। यानी वह एक ड्यूटी पे थे। यानी वो जो प्रचार तंत्र का जो तरीका था, जो काम कर रहा था, सोशल मीडिया हो, गोदी मीडिया हो, वह पूरी की पूरी उसमें लीन था। उन चीजों को फिर से बार बार लाने की कोशिश करके दिखाई जा रही है कि देश के एकमात्र ऐसे यह चीज है कि जो यदि हार गए, हटा दिए गए, तो देश बर्बाद हो जाएगा। यानी वही वाली बात हो रही जो 75 में थी, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। और बार बार इस चीज को दूसरे दूसरे मोहरे से, दूसरे दूसरे चरित्र से, दूसरे दूसरे तरीके से आम जनता के बीच में भेद लाया जाएगा और उनको दिखाया जाएगा। आप देखिए, कोई टीवी पर सीरियल आता है, कुछ आता है, इधर से तोप चल रहा है, इधर से तीर चल रहा है, आग लग रहा है, बड़े लोग बड़े भावुक होके, बड़े विचित्र होके देख रहे हैं। तुम देखो उसको, लेकिन तुम रोजगार नहीं मांगो, बाकी सब कुछ करो, गरीबी हटाओ मत मांगो। जी। कल से वैसे आप देख ही रहे होंगे, कॉलर ट्यून पर नरेंद्र मोदी की आवाज सुनाई दे रही है, झंडा फहराने को लेकर, तिरंगा अभियान को लेकर। हाँ, मेरे पास एक साथी का आया था फोन। नहीं, मैंने किया था उनको, तो मैंने कहा यार आपने ये क्या कॉलर ट्यून लगा रखा है। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये क्यों लगा, क्या आपने आपको छुपाने की कोशिश करते। बोला कि नहीं कॉमरेड, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप भी मेरे को किया है, मैं भी आपको करता हूं, तो ऐसा ही आ रहा है। यह पूरा में जहां तक इनका बात है, जो प्रो गवर्नमेंट है वो लोगों ने कॉलर ट्यून लगा दिया, शायद आज सुबह में इन्होंने हटा दिया है। तो यह प्रचार का जहां तक है, जितना खर्च कर रहे हैं, जिस बेहिसाब से कर रहे हैं, एक तरह से मतलब उस हद तक हो गया जहां बहुत ही बोरिंग और बहुत उबाऊ, मतलब एक तरह से इरिटेटिंग हो चुका है। जी। आज है 14 अगस्त, यानी कि पाकिस्तान में आज आजादी का दिवस मनाया जाता है, लेकिन कल रात जैसे ही 12 बजे तो पीटीआई के बहुत सारे कार्यकर्ता वहां की सड़कों पर निकल आए। शायद सोचने लगे कि प्रदर्शन करेंगे तो इमरान खान को भी आजादी मिल जाएगी। आप क्या कहते हैं? इमरान खान को तो आज़ादी नहीं मिलेगी। काफ़ी मोटरसाइकिल वाले भी थे, काफ़ी ज़बरदस्त मतलब था, और एक उनका तरीका है अपने विरोध को दिखाने का। मैं तो यह कहूँगा वहाँ के जनता से, हालांकि डायरेक्ट हमारा कोई कनेक्शन उनसे है नहीं, कि मौका मिले तो तुम अपने आप को समझो कि दोनों पार्टी जहाँ तक है, चाहे वो इमरान खान वाली हो या शहनवाज वाली हो, जो भी हो, यह दोनों पार्टी तुम्हारे लिए नहीं है। अभी का विपक्ष और पक्ष, और पहले का पक्ष और अभी का विपक्ष, उस समय का विपक्ष, यह दोनों जो है अपने आप के लिए काम कर रही हैं। वह मिलिट्री के टॉप बॉसेस के लिए काम कर रही हैं, वहां के जो पूंजीपति वर्ग है उसके लिए काम कर रही, तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही। जी। बहुत सारे देशों में जब आजादी का दिवस होता है तो बड़े बड़े वहाँ के जो नेता होते हैं, प्रमुख नेता, उनके स्टेटमेंट की बात होती है, लेकिन पाकिस्तान है तो वहाँ पे तो आर्मी चीफ की ही स्टेटमेंट की ही बात होगी, और उनका नाम है आसिम मुनीर। उन्होंने बयान जारी किया कि साहब हम चीन के बड़े आभारी हैं, सऊदी, यूएई और तुर्की के भी बड़े आभारी हैं, अमेरिका को क्यों भूल गए साहब? अमेरिका को भूल तो नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि फॉरेन पॉलिसी में इसराइल को लेकर कुछ ना कुछ टशन है। इसको या तो अमेरिका बर्दाश्त कर रहा है या पाकिस्तान गुस्सा कर रहा है, जो भी है इस पे दोनों पर लेकर है। और दूसरी बात, पाकिस्तान कहीं ना कहीं से यह नहीं दिखाना चाहता है या नहीं होना भी चाहता है कि चीन से अलग हो जाए। जैसे चीन, उसका शुरुआती दौर से 1947 से ही जब स्वतंत्रता मिली, तब उसका बड़ा ही परम मित्र रहा है, जो भी कारण हो, भारत के अगेंस्ट में हो, जो भी कारण हो। वैसे ही जैसे कि यूएसएसआर, अब रशिया हमारे साथ है, अमेरिका का हम कितने भी साथ जाए, इसराइल के कितने भी साथ जाए, हम अपने पुराने मित्र को नहीं छोड़ सकते। लेकिन अभी नाम लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि तुरंत वहां का विपक्ष और वहां की जनता कहेगी कि तुम प्रो अमेरिकन हो गए, उसके साथ चले गए, जो कि वहां पे जनसंहार करवा रहा है इसराइल के तहत के द्वारा पूरे पैलेस्टीन लैंड का। इसलिए संभवतः उन्होंने जानबूझ के नाम छोड़ा, या नाम गलती से नहीं छूटा होगा। जी। या ये भी हिकमत हो सकती है, पॉलिसी हो सकती है कि भैया अमेरिका का नाम नहीं लिया, तुम और ज्यादा कुछ हमारे लिए करो तब तुम्हारा गुणगान करना शुरू करेंगे। खैर, अगली खबर है ब्रिटेन से। 1000 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं सर, लेकिन बवाल नहीं रुक रहा है अभी तक। जो 3 बच्चियों की मौत के बाद शुरू हुआ था पूरे ब्रिटेन में। अब देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है, ब्रिटेन में जो आंदोलन, या हिंसा, आंदोलन नहीं कहें, हिंसा बवाल जो शुरू हुआ,
और आपने सही फरमाया कि 1000 लोग गिरफ्तार गए हैं, करीब 575 से अधिक लोगों पर चार्जशीट भी हो चुका है। 2-3 लोगों को तो खैर जेल में मतलब उनको सजा भी सुना दी गई है। लेकिन इसके बावजूद यह पता चलने के बाद कि 3 बच्चियों की जो हत्या हुई है, या बच्चों की जो भी, और मारने वाला वही ब्रिटेन का नागरिक ही था और क्रिश्चियन ही था, इसके बावजूद चल रहा। देखिए किस तरह से हंगामा करने के बाद से, जनता को भड़काने के बाद से, और वह पार्श्व में चले गए, पीछे चले गए। ऐसा भारत में भी हुआ है, ऐसा दुनिया के हर जगहों में हुआ है। और इसी को हम कहते हैं येलो या कलर रिवोल्यूशन। यह रिवोल्यूशन नहीं है, एक कहने का तरीका है, जो कि बड़े बड़े जगहों में बड़े बड़े स्तर पर होते हैं, यहाँ छोटे स्तर पर हो रहा है उस तुलना में। और इसको इंग्लैंड इसको कहीं से भी कंट्रोल नहीं भी कर पा रहा है, और जनता भी यह मानने को तैयार नहीं है। और वह जो बाहर से आए हैं शरणार्थियों मुसलमानों के खिलाफ अभी भी लड़ रहे हैं। बहुत ही खराब स्थिति है वहां की। जी, जो पढ़ लिख कर सिर्फ मशीन बन गए, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया, जो भी कुछ XYZ हो गया, उन सबके दिमाग में दिमागी लोचा हो गया। MBBS फिल्म में आपने ये डायलॉग संजय दत्त का सुना होगा, यानी इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। साउथ कोरिया की स्टोरी चलाई है BBC ने, और उसमें दिखाया कि कैसे कूड़े के साथ रहने को अपने घर में भी वश हैं, और इसके चक्कर में वहां बहुत सारी कंपनियां खुल गई हैं कि भैया हम तुम्हारे घर की सफाई करेंगे, पैसा दो। यह अभी अजीब बीमारी है, और यह काफी भारी मात्रा में है। कहते हैं इसमें 37% लोग, हालांकि मुझे विश्वास नहीं होता, 2021 में थे, अब हो सकता है ज्यादा भी बढ़ गए हों। और कूड़े करकट में जो है, यानी एक हिप्पी मूवमेंट चला था जब USSR होता था, उसके खिलाफ में अमेरिका ने अपने युवकों को बहकाने के लिए किया कि कहीं से लिफ्ट ले लो, कहीं चले जाओ, हम खिला पिला देंगे, क्या जिंदगी में रखा है, बेमानी है, मजे करो। अभी भी लोग कहते हैं कि तुमने अपने लिए क्या किया, मजे करो, यानी समाज से तुम कट हो जाओ, अलग हो जाओ। तो साउथ कोरिया में जहां एक तरफ का इस तरह का चरित्र पैदा हो रहा है, ना तो अमेरिका के साथ है, ना अमेरिका का विरोध कर सकने की हालत में, वह बड़े बड़े विद्यार्थियों के, युवकों के, हजारों लाखों के, कई मतलब हफ्ते महीने तक आंदोलन चले हैं अमेरिका के खिलाफ, फिर भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि अमेरिकी फौज वहां पे है। नॉर्थ कोरिया से मिलने की भी उन्होंने बात की, लेकिन नहीं हो पाया। तो इस हालात में वहां के युवक खासकर, और लोग भी, उन्होंने छोड़ दिया कि जो जीवन है जैसा चल रहा है चलने दो, क्या करना है, जो भी है खाओ पियो, पड़े, मस्ती भी नहीं करो, पड़े रहो। यानी अब उस जानवर की हालत में हो गए हैं, गाय बैल भैंस की तरह, कि जैसा उसको थमा दिया गया खाओ, और उसी कूड़े करकट में पड़े रहो। दुर्भाग्य। जी, अगली खबर का रुख करते हैं, जापान से आ रही है। ये फीमियो किशिदा को क्या हो गया है, कह रहे हैं सितंबर तक छोड़ दूंगा सब कुछ। देखिए जापान का भी अपना एक पॉलिटिकल कल्चर मैं कहूँगा है। वहाँ कोई खास मांग नहीं थी, मांग था इनके पार्टी से भी थी, क्योंकि ये सफल नहीं हो पाया वहाँ के इन्फ्लेशन यानी महंगाई को रोकने में, जो भी बेरोजगारी वगैरह उसको करने में। पॉलिटिकल स्कैंडल कई हो गए हैं कि खासकर अमेरिका के साथ मिलकर जो कर रहे थे वो सब हो गया। इसलिए इनकी जो पार्टी जो है, जापान डेमोक्रेटिक पार्टी है, इन लोगों ने हंगामा मचाया कि भाई आप इसके लायक नहीं है, तो अगली बार अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी सितंबर में ये अब अलग हो जाएंगे और कोई नए आएंगे। अब नए आके बड़े वो चमत्कार कर देंगे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जनता को दिखाने के लिए जरूरी है, जैसे कि बाइडेन को हटाया गया, यह जरूरी है कि जनता को दिखाए कि भाई एक नया चीज आ गया, नया चेहरा आ गया, वह तुमसे युवा है, औरत को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, और तरह तरह के मीडिया में जो भी उसके खास गुण उसको हिसाब से दिखाएंगे। और जापान की जनता कहेंगी कि आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, जो है उसमें ठीक हो जाएगा। जो खराब था 3 साल से थे, 3 साल से नहीं कर पाए, अब अगला आएगा उसको सुधार देगा। सुना किसी चक्कर में आए थे जो लीजी को हटा कर आए थे, वहां के प्रधानमंत्री को खुद भी गए। जी, रूस की जमीन पर कब्जा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम लोग तो रूस को सिर्फ मैसेज देना चाहते हैं, इसलिए उसकी धरती पर जंग लड़ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें की हैं व्लादिमीर जेलेंस्की ने। तो पुतिन की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि रूस के अंदर इमरजेंसी जैसे हालात हैं। कुर्स्क में क्या चल रहा है वर्तमान तौर पर? देखिए कुर्स में जहां तक बात है, अभी तक जो उनका बढ़ाव हो रहा है, यूक्रेनियन फोर्सेस प्रवेश की थी शुरुआती दौर में, भले ही 3000 हो, और रूसी सैनिक दावा कर रहे हैं कि 2000 से अधिक को मार दिया गया है, लेकिन पीछे से जो रिजर्व आया है वो कुल मिला के अभी ना भी होंगे तो 7-8 हजार जरूर होंगे, ये मेरा अनुमान है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। और उनके पास टैंक्स भी हैं, दूसरे तरह के आर्मर्स हैं, लॉन्ग रेंज आर्टिलरीज हैं, ड्रोन्स में बड़ी महारत हासिल कर ली उनकी संख्या में भी और उनके क्वालिटी में भी, और वो भारी संख्या में हर जगह ड्रोन से रूसी सैनिक आगे भी बढ़ जाते हैं तो ड्रोन से ऊपर आके यूक्रेनियन उनको उनकी मतलब बड़ी तबाही कर रहे हैं। और इसलिए उनका विस्तार जो है, हालांकि पहले जैसा बढ़ना बंद हो चुका है,
लेकिन विस्तार अभी भी है। और अब आके उन्हें लग रहा है, चूंकि रूसी रिजर्व भी अब जो मेन सैनिक थे वो आने शुरू हो गए, हर तरीके से उनकी हो गई, आसपास के इलाकों में जबरदस्त 500 से 1000 और 1500 केजी के बॉम्ब रूस की तरफ से गिराए जा रहे हैं। इसलिए जेलेंस्की सबको लग रहा है कि संभवतः वह लोग अगले 15 दिन से 30 दिन के अंदर में उन्हें वापस हटना पड़ेगा, नहीं टिक पाएंगे। टिकते भी हैं तो अगला जो जहां तक बात चलता है, ईस्ट से और साउथ से जो बढ़ाव इनका था वहां वो हार रहे हैं, रूसी बढ़ रहे हैं। और इमरजेंसी की जहां तक बात है, इमरजेंसी के हालात नहीं, बेलगोरद जो पास का है कोर्स में लगाई रखा है, इसलिए इन्होंने एक फेंका है, जाल फेंका है कि भाई यदि जस्ट यानी सही तरीके से यदि हमने समझौता हो जाए तो हमारे सैनिक वहां से वापस आ जाएंगे। जी चलिए अगली खबरों का रुख करते हैं जो आ रही के अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हुई। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है इवांका ट्रंप, आप जानते ही हैं, और इनका जो उपराष्ट्रपति प्रत्याशी जो इन्होंने लिया है उसका नाम है जेडी वेंस। दोनों की तस्वीरें लेकर बवाल मचा हुआ है अमेरिका के सोशल मीडिया में। क्या दिखाया जा रहा है वहां पे? देखिए, एक चीज तो सबसे पहले अपनी जनता को बताऊं कि जो गंध हम अपने देश में पा रहे हैं वही गंध वहां भी हो रहा है, खासकर चुनाव के दौरान। दूसरी बात, डेमोक्रेटिक पार्टी कहने के लिए डेमोक्रेटिक है, जनता के लिए है, लेकिन बिल्कुल उसके लिए नहीं है। और उसके जितने भी आईटी सेल हैं पूरी तरह से वही काम कर रहे हैं जैसे यहाँ के दक्षिणपंथी सेल या दूसरे अन्य देशों के काम करते हैं। अब इन्होंने कहीं से फोटो निकाला है जेडी वांस का, जब वह स्टूडेंट थे लॉ के, अपने कॉलेज में कहीं पे थे, उस समय के फोटो में ड्रग्स लेके और इस तरह के कपड़े पहन रखे हैं कि लगता नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है, उस तरह के जेंडर, उस तरह का फैशन प्रचलन था, उन्होंने उस तरह किया है। और दूसरी तरफ बगल में इन्होंने ट्रंप की बेटी इवानका का फोटो लाया है और कहते हैं कि दोनों का फोटो मिलता जुलता है। ट्रंप बार बार कहते हैं कि अपनी बेटी को बड़े प्यार करते हैं, जहां भी मौका मिलता है उनको चूमते हैं, उनको हक करते हैं, बाप अपनी बेटी को जैसा करता है। और दिखाते हैं कि इसीलिए ट्रंप जो है चूंकि बेटी का रूप पा रहे हैं जेडी वांस में, इसलिए उनको वाइस प्रेसिडेंट के लिए कर दिए। भला बताइए, जेडी वांस जो है वह इस तरह की एलजीबीटीक्यू जो है यानी लेस्बियन वगैरह का जो है उसके विरोधी है। भला बताओ, खुद ही उस तरह की चीज कर रहे हैं और उसके विरोधी है। तो एक तरह से दुष्प्रचार है, इसका क्या असर होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन हो रहा है। जी यानी लोग ये कह रहे हैं कि भैया अगर इवांका नहीं है तो इसी को चूम के काम चला लो मंच के ऊपर। खैर अगली खबर का रुख करते हैं। हैरिस भी अब कहने लगी हैं कि उनकी सोशल मीडिया अकाउंट को भी विदेश से हैक करने की कोशिशें की जा रही हैं। इससे पहले ट्रंप ऐसा दावा कर रहे थे। सवाल ये क्यों बोल रही हैं अब ऐसा? अब चूंकि इनको लगा कि इसके कारण कुछ लोग, खासकर जब इनका एलॉन मस्क के साथ वो इंटरव्यू हुआ तो लगा कि बहुत सारा उधर शिफ्ट हुआ है ट्रंप की तरफ, तो कुछ न कुछ तो शगुफा डालना है। हालांकि इनके खिलाफ यदि काम कर रहा है तो कौन कर रहा है यह कुछ नहीं बोला गया। इनके भी खिलाफ सोशल मीडिया में लोग कर रहे हैं, क्या रूसी कर रहे हैं, क्या चीनी कर रहे हैं, नॉर्थ कोरियन कर रहे हैं, कहना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए ये लोग एक दूसरे पर एक हवा में आरोप लगा रहे हैं, हवा महल बना रहे हैं। जनता की जहां तक बात है, जनता की समस्याओं पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हो सकता है ये भी हो क्योंकि सत्ताधारी पार्टी की नेता हैं कमला हैरिस, कि भैया अगर मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है तो ट्रंप ये कह देगा कि सत्ताधारी ही मेरे साथ कुछ करा रहे हैं बाहर विदेशों में मिलकर। अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों की। और यहाँ पर जो पहला अपडेट हमारे पास है वो ये कि ईरान सोशल मीडिया पर हैशटैग चला रहा है ईरान वॉर, और उसमें तरह तरह की बातें की जा रही हैं। 1500 मिसाइल से एक साथ इसराइल पर हमला कर दिया जाएगा, यूं तबाह कर दिया जाएगा, वो तबाह कर दिया जाएगा, 24 घंटे में हो जाएगा, जुमेरात के दिन हो जाएगा। ये सब चलाकर क्या अपने यहाँ की जनता को सिर्फ एंटरटेन किया जा रहा है, एंगेज किया जा रहा है, या वाकई में इजराइल की जनता में इस सब के जरिए एक भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है और जो वहां अफरा तफरी मची हुई है उसका मजा लिया जा रहा है? क्या चल रहा है ये सब? जहां तक अपनी जनता को इंगेज करने की बात है, एंटरटेन तो खैर उसके मूड पर निर्भर करता है, इंगेज करने की बात है वह सही है, क्योंकि अपने जनता को भी अपने साथ रखना है। युद्ध यदि होता है, शुरुआत हो जाती है, या ये लोग अपने दिखावे के लिए ही सही 200-400 मिसाइल दागते हैं पिछली बार की तरह, तो उसके लिए जनता को दिखाना होगा कि हम ये कर रहे थे, हमने कर दिया, ताकि जनता इनके साथ रहे। तो यह तो चीज बनता है। दूसरी चीज है कि ईरान भी कहीं से भी, जहां तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात है, सोशल मीडिया की बात है, अब किसी भी देश से पीछे नहीं। इनके साथ भी आईटी सेल बड़े जबरदस्त रूप है, और ईरान वॉर करके करें या उसके खिलाफ करें, पक्ष में करें, ये पूरी की पूरी वो चीजें कर रहे हैं। और केवल ईरान के लिए, जनता के लिए नहीं, बल्कि सीरिया, जहां से कि कोशिश की जा रही है कि अमेरिकी फौज वहां से बाहर जाए, और इराक,
वहां से भी करने की बात हो रही है। और जो बाकी रेसिस्टेंस फोर्सेस हैं पूरे, बल्कि कहें तो मिडिल ईस्ट और इस्लामिक वर्ल्ड में ये कोशिश की जा रही है कि भाई तुम हमारे साथ आओ, युद्ध का माहौल आ रहा है, यही मौका है कि हम इसराइल को हरा सकते हैं। और यह समस्या पैदा होगा इजिप्ट और बाकी उन देशों के लिए, कतर वगैरह के लिए, जो कि वास्तव में इसराइल के साथ हैं। जी। तो ये क्या खबर जो है अगली, वो भी ईरानी आईटी सेल ने उड़ाई है कि ईरान जो है परमाणु डेटोनेटर बम बनाने जा रहा है? नहीं, यह इनकी आईटी उनके अपने सेल नहीं है। यह एक ईरानियन इंटरनेशनल मैगजीन निकलता है जो कि ईरान के खिलाफ है। कहीं ना कहीं से अमेरिका, ब्रिटेन, ये सबका मिला हुआ है। और इनका दो तीन कारण देते हैं। एक तो ये देते हैं कि इनका जो परमाणु संवर्धन हो रहा था वह बड़ी तेजी से हो रहा है, 60% के पार जा रहा है। और इतना इनके पास ऑलरेडी हो चुका है कि ये एटम बम बना सके। नंबर 2, अभी हाल फिलहाल में ही इसने फिर से मीडियम रेंज से हायर लेवल का मिसाइल दागा था और सफलतापूर्वक दागा था। परमाणु बम होना अलग बात है, उसको डिलीवर करने की क्षमता होनी चाहिए। हवाई जहाज से जाएंगे, यहीं मार देगा तो आप ही के देश में गिरेगा, भले ही वो डिटोनेट, एक्सप्लोड करे ना करे, लेकिन दुश्मन की धरती तक नहीं पहुंचेगा। और तीसरा, डिटोनेटर, यह बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। यानी उसको एक्सप्लोड करना भी, जो बॉम्ब जा रहा है आप 100 केजी का या 1000 केजी का, वह नॉर्मल बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड नहीं होता, उसकी खास मैकेनिज्म होती है। और लॉन्च करने के कुछ समय पहले, उसका मतलब लॉन्च होने के बाद हिट करने के कुछ समय पहले वो डिटोनेट यानी एक्सप्लोड करना शुरू करता है। अब उसकी तैयारी कर रहा है। और इस इंटरनेशनल न्यूज के हिसाब से यह तीनों चीज तकरीबन ईरान हासिल कर चुका है और इसलिए वो पहुंच गया है। हालांकि बार बार करते हैं, बदमाशी करते हैं पूरे भर में, वास्तव में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि ईरान चाहे, यदि सही में चाहे, तो वह बना सकता है। जी। इन खबरों का किसी पर असर हो रहा हो या ना हो रहा हो, पर सबसे ज्यादा प्रभाव मुझे लगता है अमेरिका पर जरूर हो रहा है। परसों वो कह रहा था कि $3.5 अरब देंगे इसराइल को। आज वहां से खबर आ रही है कि $20 अरब के वहां पर हथियार दिए जाएंगे। यानी एक तरफ जो बोलने का जो बात है वो हर तरह बोलेंगे। इजराइल से कह रहे हैं कि भाई युद्ध बंद करो, आम जनता को नहीं मारो, है ना, बचा के मारो, वगैरह वगैरह सब हो रहा है। एक बार ऐसा भी किया था कि 2000 पाउंड का जो बॉम्ब था उसकी डिलीवरी पर डिले कर दिया था, चुपचाप शायद चली गया हो। अब इतने अस्त्र शस्त्र में यह तकरीबन F-50 F-15 दे रहे हैं, हम्म। जो मॉडर्नाइज एडवांस्ड है। उसमें F-16 नहीं, F-15 है, लेकिन तकरीबन उसमें सारे चीज होंगे, ऐसा कुछ कमी नहीं है। और 50 के 50 दे रहे हैं। इसके साथ भी टैंक के बारूद, आर्टिलरी के बारूद, वो सारे के सारे दे रहे हैं। और इसमें दे रहे हैं जो कि अगले, अभी से शुरू लेकर अगले 3-4 वर्ष तक देंगे। और यह कह कर दे रहे हैं कि इसराइल को नंबर 1 हक है अपने आत्म सुरक्षा के लिए, तो बार कहते हैं। नंबर 2, खुलेआम कहते हैं कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि इसराइल बने रहे वहां पे और पूरी ताकत के साथ बने रहे, नहीं तो हमारे लिए भी मुश्किल होगा। यानी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि अरब वर्ल्ड का जो तेल का जो खजाना है, उसको, उसके ऊपर कंट्रोल के लिए इसराइल का हमारे साथ होना और उसके जीवित रहना जरूरी है। जी। पैलेस्टाइन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास इन दिनों मॉस्को पहुंचे हुए हैं। पुतिन के हवाले से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि फिलिस्तीन का समर्थन करना जारी रखेंगे। पुतिन की जहां तक बात है, रूस की बात है, वो शुरू से ही यूएसएसआर के कुछ जो उनके फॉरेन पॉलिसी के नियम थे, तरीके थे, उसको अपने साथ रखा हुआ है। इसके हिसाब से वो पैलेस्टीन को ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट को, अरब वर्ल्ड को साथ देते हैं। हाँ, जहां तक महमूद की बात है, वो भी गए हैं। अब महमूद किस तरह से काम कर रहे हैं, अब्बास जी जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है। यह इसराइल, ये इंफॉर्मेशन जो मिलेगा इसराइल को भी देंगे, या उधर का इंफॉर्मेशन इधर दे रहे हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। लेकिन यदि वास्तव में चाहते हैं कि वहां स्वतंत्रता मिले, तो इस संघर्ष में पूरी की तरह उन्हें हमास को कम से कम वक्तव्य के रूप से समर्थन जरूर देना चाहिए, नहीं तो बाकी सब ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। जी। पैलेस्टाइन अथॉरिटी भी वैसे डिमांड कर रही है कि यूएनएससी को अब एक्शन ले लेना चाहिए, प्रतिबंध लगा देने चाहिए इसराइल पर। उसने सही कहा, उसने कहा कि आप जो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसने यूएनएससी को बोला, आप जो भी उसकी निंदा कर रहे हैं वह बेकार हो रहा है। इस निंदा, आप निंदा करें या कड़ी निंदा करें, जो कोई मतलब नहीं हो रहा है। इसलिए सीधे के सीधे आप उसको बैन कीजिए, हर चीजों पे बैन कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे ट्रेड का हो, आर्म्स एम्बार्गो हो या दूसरी चीज हो करो। उसका भी कितना असर होगा अलग बात है, लेकिन यह उनकी मांग सही है। जी। हूतियों के 2 जहाज ध्वस्त कर दिए अमेरिका के, इस दावे में कितना दम है सर? देखिए, जहाज करके नहीं है, हूतियों ने अभी अभी कल या परसों ही इसके अमेरिकी टैंक जो भी है उनका शिप वगैरह पर आक्रमण किया है, या इजरायली हो, कार्गो ही हो, किया था।
और ये तरीका इनका है, हाल फिलहाल इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल यूज करना शुरू किया है, नहीं तो यूएवी और ये नाव, बोट कहें या वेसल कहें, जहाज नहीं है, यानी छोटे से हैं, वो ऑटोमेटिक भी हो सकते हैं, जैसे यूएवी बिना पायलट के जाता उस तरह भी हो सकते हैं। और ये दो जा रहे थे, उसकी तरफ बढ़ रहे थे, बारूद वगैरह होगा, इन्होंने, अमेरिकी लोगों ने इनको, जो उनकी सेना है उसको स्पॉट किया है, डिस्ट्रॉय किया, संभव है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कई यूएवी उसके मार दिए, उसके जो ड्रोन से या जो मिसाइल है उसको मारा, दो इसको भी मार दिए जी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली। मारामारी चली रही है, उसे आपके सामने हम रखने की कोशिश रोजाना करते हैं। वक्त थोड़ा आजकल ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि खबरें बहुत सारी फिर भी छोड़नी पड़ती हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, और आपने जानकारी दी, आपका बहुत शुक्रिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।